हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम आप सभी को आज फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स को आज कोशिश करेंगे कि फिनिश करें। और हम पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करेंगे। उसमें हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशन आया था, डेरिवेटिव्स एवरेज रेट ऑफ चेंज को हमने इनफाइनाइटसिमल रेट ऑफ चेंज पे जाके स्टडी किया था, जिसको हमने जब लिखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स इफ बहुत ही पास हो, यानी उनमें चेंज बहुत ही क्लोज हो, तो जो एवरेज रेट था उसको हमने क्या किया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से बताया था। तो हमने सेकेंड का स्लोप को जब उसको डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में रिप्रेजेंट किया था, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को डेल्टा वाई और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स जो माना था हमने एक्स एक्सिस पर का चेंज वेरिएशन माना था, और डेल्टा वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज माना था। तो डेल्टा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बहुत पास के वैल्यू ले रहे हैं, तो डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स में जो आया था फंक्शन पर का जो सेकेंड का स्लोप आया था, वो यानी सेकेंड का स्लोप जो हो गया था फाइनली टेंजेंट का स्लोप हो गया था, हमने ये देखा था। और कुछ एप्लीकेशन किए थे, और टेंजेंट के स्लोप को जब हमने देखा था तो उसको लिखा था dy बाई डी एक्स, और उसमें हमने कुछ एप्लीकेशन किए थे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले थे। इस आधार पे इस dy बाई डी एक्स के मदद से मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वैल्यू हमने चर्चा किया था। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाले थे उसके, और जो सेकेंड डेरिवेटिव गारंटी देता है कि वह जो dy बाई डी एक्स पे जो वैल्यू आया है वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो उसका एक कंडीशन लिखा था, सेकेंड डेरिवेटिव अगर कम है जीरो से तो वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू जो हमने निकाला है dy बाई डी एक्स से, वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी हमने बताया था कि बहुत सारे किसी फंक्शन पे dy बाई डी एक्स जहाँ पे क्या होते हैं स्लोप जीरो हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया था, और फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी निकाला था। तो उस आधार पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाला था। तो इस आधार पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वहीं से जो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट से पास करने वाला कोई लाइन है, जिसको हम दोस्तों थोड़ा एक चीज़ बता दे रहे हैं कि लाइन को हम दो एरो हेड से बताते हैं। सेकंड जो लाइन के सेकंड हैं उसको किसी एरो से नहीं बताते हैं, और एक रे होता है जिसको वन एरो हेड देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, लाइन को एरो दे करके, मतलब लाइन ही समझ लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, कोई दो पॉइंट है किसी प्लेन में, जिसको हमने x2 y2 दूसरा पॉइंट है। तो इसके हमने 2 पॉइंट फॉर्म से हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई लाइन जो है 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे लिखा जाता है। इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 नीचे में, और y2 माइनस y1 और x माइनस x1। ये क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन, या इसको बोलते हैं ग्रेडियंट स्लोप। और इसको लिखते हैं tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर ये y का वैल्यू तो इसको डेल्टा y लिख सकते हैं, और ये x का वैल्यू है, यानी ये x का वैल्यू तो इसको डेल्टा x लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फिजिक्स में ये फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो y क्या है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और x क्या है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके आधार पे हमने क्या किया था, एक कर्व को डिस्कशन किया था कि इस कर्व से होकर के हमने क्या किया था, एक PQ सेकेंड ड्रॉ किया था। ये सेकेंड
हमने थोड़ा आगे से ऊपर से लिया था और ये इसको Q1 नाम दिया था, Q को P के पास अप्रोच किया था, तो यही सेकंड क्या हो गया था, व्हेन Q अप्रोचेज P देन सेकंड बिकम्स टेंजेंट। ये हमने इसका आइडिया लिया था कि इस पे मैंने जो 2 पॉइंट कंसीडर किया था, x2 y2 और x1 y1, तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने क्या लिखा था, इसके स्लोप को हमने लिख दिया था डेल्टा y और इसके डेल्टा x। तो इसको कहा गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि दोस्तों हम पढ़ते हैं कि आप स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस, इसको s बोलते हैं, बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है दोस्तों। उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। या एवरेज, इसको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ इतना चीज़ आप पढ़ चुके हैं। इसी में अगर हम आगे एडवांस करते हैं कि व्हेन Q टेंडिंग टू P, देन क्या होता है कि स्लोप जो है इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा x। हमने देखा था ये चीज़, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। और एक फंक्शन मान लेते हैं f ऑफ x, ये इसको अगर हम y से लिखते हैं, क्योंकि y अगर ये वेरिएबल कोई है, हमने देखा था कि 2 टू द पावर x भी एक फंक्शन लिया था, y इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो हमने इसका लिमिट बहुत सारे वैल्यू लेकर के और फाइनली इसका लिमिट भी चेक किया था, लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी। तो इसका लिमिट क्या आया था आपका, जीरो नहीं आया था, जीरो के पास वैल्यू जाकर के आया था, बिल्कुल जीरो नहीं आया था, जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस बताया था कि डिस्कशन किया था, -इन्फिनिटी नॉट रियल नंबर सिस्टम में है, इसलिए जीरो भी पॉसिबल नहीं है। यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आया था, जीरो के बिल्कुल पास आया था। उसी के एक हमने क्या किया था, रिवर्स फंक्शन लिया था या इन्वर्स फंक्शन कहिए, log 2 टू द पावर x। हमने क्या किया था, इसके लिमिट को भी डिस्कशन किया था, व्हेन x टेंडिंग टू 0। तो इसका लिमिट क्या आया था, -इन्फिनिटी आया था। तो कहने का मतलब हमने लिमिट को डिस्कस करके हमने यहाँ पे भी उसी तरह से एनालॉजी को ले करके डेल्टा x टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसको लिखा गया डिफरेंशियल मतलब बहुत ही सूक्ष्म चेंज। इसको डेल्टा x को बाद में हमने क्या किया था, डेल्टा x सेम एज बहुत ही अगर कम है, अगर ये मान लीजिए x एक्सिस पे पोजीशन है, यही इसका x2 और x1 हो गया, तो x2 और x1 जो है, x2 अप्रोच x1 करेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये Q फाइनली यहाँ पे Q1 Q2 Qn करके हमने बताया था कि P को अप्रोच करेगा। तो यानी इसके बीच में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंशियल है, बहुत ही अल्पतम है। उसको हमने क्या किया था, dx पकड़ा था लास्ट में, और उसी के सापेक्ष हाइट जो भी है श्रिंक कर रहा है, वो भी उसमें भी चेंज बहुत कम हो रहा है। इसको हमने लास्ट में क्या पकड़ा था, dy पकड़ा था। यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x को हमने डेल्टा x टेंडिंग टू 0 जब लिखा था, तो इसको हमने फाइनली क्या लिख दिया था, dy बाई dx। और इसी तरह से अगर हम इसके डेल्टा y कैसे है, तो फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ लिखते हैं दोस्तों, y इक्वल टू एफ लिखते हैं, तो अगर हम डेल्टा y में चेंज करेंगे, y प्लस डेल्टा y लिखेंगे, तो f के x में क्या होगा, डेल्टा x चेंज हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हुए हमने क्या लिखा था, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखा था। तो आप देखेंगे कि हमने इस दोनों फंक्शन को आपस में माइनस करके हमने क्या लिख दिया था कि इसमें से डेल्टा y और y है यहाँ पे, तो y कैंसिल हो गया था, ऊपर में डेल्टा y आया था, और यहाँ पे कितना हो गया था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इधर क्या है, f ऑफ x है, तो ये f ऑफ x लिखा था। और दोनों तरफ हमने क्या कर दिया था, डेल्टा x ला दिया था यहाँ से, जो कि हम लिमिटिंग कंडीशन को अप्रोच करने के लिए यहाँ लिमिट लगा दिया था, और लिमिट लगाने के बाद डेल्टा x टेंडिंग टू 0 जब लिखा था, तो ये सेकंड जो है, ये सेकंड जो हो गया था
सो दोस्तों ये टेंजेंट हो गया था, टेंजेंट का स्लोप हो गया था, ये सेकेंड का स्लोप जो है सो टेंजेंट का स्लोप बन गया था। और ये चीज़ पूरा कंडीशन ये क्योंकि डेल्टा एक्स जब बहुत ही पास हो जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये सेकेंड तब सेकेंड नहीं रह गया था दोस्तों, ये टेंजेंट बन गया था, ये छूता हुआ चला गया था। इसका दोनों पॉइंट आपस में ऐसे जैसे दोनों हाथ मेरा मैच कर गया तो इसका एक कोई पॉइंट कंसिडर करिए तो ये दोनों पॉइंट इसको बस छूते हुए गया था, ये तो काट रहा था, छेद रहा था। तो ये हमारा अब आया कंसेप्ट, ये जो है रेट ऑफ चेंज, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ये डेरिवेटिव में बदल गया, ये डी वाई बाई डी एक्स कहलाया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये पूरा चीज़ को फिर से मैंने लिखा कि डी वाई बाई डी एक्स, या इसको मैंने बहुत सारा नाम दिया था। y अगर f है तो f ऑफ x बाई डी एक्स, या इसको हमने क्या किया था d ऑफ x, या इसको हमने क्या लिखा था f डैश x, या इसको f डॉट भी हमने बताया था, बहुत सारा नाम हमने दिया था दोस्तों। तो इसको हमने क्या लिखा था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। ये जो डेल्टा x ये हो गया था डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वो डेल्टा y भी डी वाई बन गया, डेल्टा x भी डी एक्स भी क्या बन, डेल्टा x भी डी एक्स बन गया। इसलिए इधर जो है बाएं तरफ डेल्टा y बाई डेल्टा x को जब डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो लिखा दिया तो अल्पतम को d लिखते हैं डी वाई, और इसको भी अल्पतम है, ये डी एक्स है, ये डी डी कटने वाला चीज़ नहीं है। ये जो है सो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यानी बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। जब अप्रोच ये लिमिटिंग वैल्यू आ गया है, लिमिटिंग कंडीशन आ गया है दोस्तों, तो इसमें लिमिट का हद को पहुंचने के लिए, इस फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करने के लिए हम लिमिटिंग वैल्यू उस पास पहुंच कैसे सकते हैं। दो तरीका है दोस्तों, एक आप उसके दाएं से पहुंचिए और बाएं से पहुंचिए और देखिए कि दोनों सेम आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा दोस्तों। तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा तो हमने क्या कर दिया था, डेल्टा एक्स को h बोला था, वेयर h इज पॉजिटिव नंबर बट वेरी क्लोज टू जीरो। पॉजिटिव नंबर है मगर कहाँ है, जीरो के पास है। कहाँ से, बाएं से नहीं, जीरो के दाएं से, वेरी क्लोज है, या पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही कम है, या डेल्टा एक्स जो है सो बहुत ही जीरो के पास है, बहुत ही जीरो के पास। कहने का मतलब हमने जो देखा था 2 के पावर 32 लिया था या कुछ लिया था, इस तरह से जो वो चीज़ है वो बहुत ही कम है। जैसे उसी तरह से जीरो के पास जो लिमिट अप्रोच किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेकर के, इसके एक्स के वैल्यू को नेगेटिव लेकर के, तो बहुत ही पास आ गया था, और भी जितना पास सोच सकते थे। तो कहने का मतलब वही डेल्टा एक्स यानी एच है। ये अल्पतम जितना सूक्ष्मतम हम सोच सकते हैं, हाउ एवर ए स्मॉल यू कैन थिंक अबाउट डेल्टा एक्स, यानी एच जो है वही, उसको हमने कभी इसको हम अब इसको थोड़ा और भी हम रियलिस्टिक वे में हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच बाई एच व्हेन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो डी वाई या डी एफ ऑफ, ये क्या लिखें, डी ऑफ एफ बाई डी एक्स। यही डेरिवेटिव है दोस्तों, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं दोस्तों। बट इसका लिमिट जो होगा दोनों तरफ से चेक होगा, एफ ऑफ एच, यानी एक होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच बट्टे एच माइनस एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर लिमिट ले रहे हैं ए पे चेक करें, एफ ऑफ ए प्लस ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच बाई एच। ये लिमिट अगर सेम वैल्यू आया और लिमिट इधर भी h प्लस
h प्लस ये h टेंडिंग टू जीरो, इधर भी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो लगाए, अगर दोनों वैल्यू सेम आता है तो कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ है। यानी कहने का मतलब अगर किसी फंक्शन का लिए तो हर पॉइंट पे अगर हम इसका अलग अलग, हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आ रहा है, तो अलग अलग टेंजेंट आ रहा है, हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग टेंजेंट का मान आ रहा है, यानी वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कुछ फंक्शन जैसे कि y इक्वल टू मॉड x, हमने ये भी बताया था कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि x जीरो पे इसके dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा हमने ये भी बता देते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n-1। ये फार्मूला है, अभी आप दिमाग में इतना रख लीजिए। हम इसको डिफरेंशियल चेंज की मदद से भी जो फार्मूला अभी है, अभी हम इसको भी प्रूव करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है, आप याद रख लीजिए दोस्तों, प्लीज़ इसको याद रखेंगे तभी आप थोड़ा बहुत समझ पाते। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है क्योंकि ये जीरो से पास कर रहा है, और इसी तरह से y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का पावर क्या है, 1 है, तो इसके हिसाब से 1 इधर आ जाएगा और x के पावर 1-1 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका इस फंक्शन का y था, y का जगह d बाई डी एक्स लिखे, y और x यहाँ पे क्या था, x था, तो x का पावर क्या हो गया ये दोस्तों, तो x का पावर क्या हो गया बताइए, x का पावर यहाँ पे लिखे 1, तो 1-1 क्या होगा, 0 हो गया, तो किसी का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो यानी डिफ्रेंशिएशन इसका 1 हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस चीज़ है, -1 इसको लिखिए, -1 लिखिए, और x के पावर y, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये -1 तो रहेगा, मगर -1 पे डिफ्रेंशिएशन एक फार्मूला होता है u इंटू भी दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिए। जब दो फंक्शन अलग अलग गुना में हो तो इनको लिखते हैं, एक बार du बाई डी एक्स लिखिए और v को छोड़ दीजिए, और उसके बाद dv बाई डी एक्स लिखिए और u को छोड़ दीजिए। और क्या होता है दोस्तों, तो इसमें एक ही 1 है या -1 है, तो एक बार -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको छोड़ देंगे, पर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों 0 होता है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि जो फिक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, सिर्फ 0 होगा, नथिंग, यानी 0 सिर्फ होगा। उसी तरह तो कहने का मतलब -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाइड होकर ये टर्म खत्म हो जाएगा, बस ये टर्म बचा रहेगा, x का टर्म, यानी कि यहाँ माइनस गुना रहेगा। तो यानी कि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे x का कर दिए तो यहाँ 1 ही डिफ्रेंशिएशन हुआ, बट -1 हो जाएगा दोस्तों। तो दो डिफ्रेंशिएशन आ गया, कहाँ पे 0 के पास एक 1 आ गया और दूसरा -1 आ गया, तो किसी एक पॉइंट पे दो वैल्यू मिल गया डिफ्रेंशिएशन का, इसलिए ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। y इक्वल टू मॉड x हो या y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 हो, या y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 हो, या y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 हो, ये 1 पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसका -1 पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसका -2 पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफ्रेंशिएबल है। तो ये फंक्शन जो है डिफ्रेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा हम आपको बता दिए हैं दोस्तों, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमने डिफ्रेंशिएशन का आप सारा फार्मूला हम इकट्ठे आपको दोस्तों बताएंगे, हम एक साथ जब आप इंटीग्रेशन को भी हम डिस्कस करेंगे तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आपको कुछ फार्मूले जैसे हैं उसको अभी लिख दे रहे हैं, आप इसको थोड़ा याद रख लीजिए, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x या log x का 1 बाई एक्स लिखते हैं दोस्तों, और d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x का, ये बेचारा इसका देखेंगे दोस्तों, इसका डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है, बहुत ही सही आदमी होता है बेचारा, इसका डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे, इसका देखेंगे इंटीग्रेशन भी वही होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ही शांत बच्चा है ये, और सब बदमाशी कर देता है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसका क्या हो जाता है सेक स्क्वायर x, कैसे इसका हम आपको बता देते हैं। डी बाई डी एक्स लिखेंगे
tan x को sin x बट्टा cos x। दोस्तों तो इसका हम u बाई भी एक को मानेंगे, एक फार्मूला होता है, ये भी याद रख लीजिए, u बाई भी के फॉर्म में होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, d ऑफ du बाई डी एक्स इंटू भी माइनस डी भी बाई डी एक्स इंटू यू बाई भी स्क्वायर होता है। दोस्तों ये याद रख लीजिए बस। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे, u मान लेंगे, u को मान लेंगे साइन एक्स, u बराबर साइन एक्स और v बराबर cos x मानेंगे। तो इस आधार पे तो sin x का करिए, cos x को छोड़ दीजिए एक बार, और यहाँ पे फिर करिए d बाई डी एक्स ऑफ cos x को करिए, तो फिर क्या करिए sin x को छोड़ दीजिए, और नीचे में क्या है cos x, तो इसका cos स्क्वायर x रख दीजिए। अब sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा। फिर cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x दोस्तों, तो माइनस sin x और sin x है दोस्तों। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, नीचे में आपका cos स्क्वायर x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया cos स्क्वायर x प्लस ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, और नीचे में क्या है cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1, और नीचे में cos ऊपर जाकर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। समझ में आया होगा दोस्तों। मेन ये चीज़ नहीं है, डिफ्रेंसिएशन करना आप तो कर ही लेंगे फार्मूला से। मेन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये चीज़ तो मैथमेटिक्स का चीज़ हो गया। फिजिक्स का चीज़ क्या हो गया कि डिफरेंशियल मतलब बहुत ही सूक्ष्मतम। हम दोस्तों और एक आपको दिखाते हैं कि आप एफ ऑफ, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम करते हैं, एक लिखते हैं फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये डिफ्रेंसिएशन इसका क्या होगा। डिफ्रेंसिएशन हम एक उस फार्मूला से, जिस फार्मूला से हमने अभी आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 लगा के किया था, तो उस हिसाब से हम इसको करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए x बराबर 1 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0/0 आ जाएगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। तो ये x हम इसको लिखते हैं 1 नहीं है, तो यानी 1 पे बाकी हर जगह ये फंक्शन क्या है, अगर 1 नहीं होगा तो इसका हम क्या लिख देंगे वैल्यू, बताइए। x इक्वल टू अगर 1 नहीं होगा तो इसको लिखेंगे x माइनस 1, और क्या लिखेंगे x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, प्लस बी ए माइनस बी, तो x माइनस 1 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था, फिर भी एक बार रिकॉल कर दें। हमने क्या कर दिया था, लिमिट लिया था इसको s टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बट्टा 1 प्लस एच माइनस डेल्टा एच टेंडिंग टू 0, यहाँ एच लिख दिया था। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच जैसे ही इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट के क्या हो गया है 1 नहीं है, तो x प्लस 1, तो 1 प्लस एच प्लस 1 इस फंक्शन में रखेंगे, और एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे में क्या है आपका h। अब देखेंगे 1 1 2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर में h बाई एच कट के क्या हो गया, इसका आंसर 1 आ गया। लिमिट फिर अगर s टेंडिंग टू अगर हम ये क्या हो गया राइट लिमिट 1 के दाएं हो गया, और एफ ऑफ 1 माइनस एच चेक करेंगे, फिर लास्ट में इसके लिमिटिंग वैल्यू को रख देंगे, फिर क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच, यानी यहाँ क्या किए, यहाँ पे लिखने का एक्चुअली में कंडीशन यही है कि 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रखेंगे 1 माइनस एच माइनस 1, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 1 माइनस एच अगर रखेंगे इस जगह पे तो 1 माइनस एच दोस्तों, और ये क्या है 1 है तो 1 ही रहेगा, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 यानी 2 आया है। फिर ये 2 इसको काट देगा, नीचे में माइनस एच है, ये कट गया, एच कट गया, यानी कितना आ गया 1 ही आया है दोस्तों। तो दोनों केस में क्या हो गया, इसका हमने डेरिवेटिव भी चेक किया था कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 1, ये फंक्शन अनडिफाइंड है 0/0 पे, ये 1 पे 1 एग्जैक्टली 1 पे तो नहीं है, पर अनडिफाइंड होने के चलते तो
डेफिनिट फंक्शन का ही डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट 1 पे नहीं कर सकते, बट 1 के दाएं बाएं इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होगा, जो कि देख रहे हैं इसका दाएं भी 1 ही आ रहा है, बाएं भी 1 ही आ रहा है। आप उसी तरह से x को करेंगे तो इसी में आप अगर कहेगा कि कोई डिफरेंशिएशन करिए और उस मेथड से डिफरेंशिएशन करिए, तो x की जगह क्या लिखेंगे, f(1 + h माइनस f(1), फिर नीचे में h 1 + h माइनस 1 और 1 1 कट जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 + h माइनस 1 1 1 कट जाएगा, नीचे में h है, h कट जाएगा, फिर 1 आएगा। किसी को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, f(x) = 2x को उस मेथड से। दोस्तों तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम फार्मूला मेथड से करेंगे, इसको इस तरह से नहीं करेंगे। बस आपको एक आइडिया डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस जानकारी हम लेते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस जगह पे जहाँ पे क्या होता है, फंक्शन का फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है श्रिंक होता है और उस पॉइंट पे आकर के टेंजेंट बन जाता है, वहीं हम डिफरेंशिएशन की चर्चा करते हैं। इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में हम थोड़ा और भी एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आपने पढ़ा है, डेल्टा x डेल्टा y बाई डेल्टा x या डेल्टा x अपॉन इसको कहिए डेल्टा t, अभी आपने स्पीड पढ़ा है या वेलोसिटी पढ़ा है, इसमें अगर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या कर देंगे, डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर देंगे। जो दूरी बहुत दूर था उसमें क्या कर देंगे कि हम इस दूरी को यहाँ पे जो x1 था या xi था और xf था, तो xf और xi को बहुत पास ला के सोच रहे हैं। या कोई कर पे कोई चींटी मान लो चल रहा है, ऐसे 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 टेढ़ा मेरा पास पे चल रहा है, तो हम एक बहुत पास वाले दो पॉइंट पे जहाँ पे डेल्टा टी में अंतर सूक्ष्म है, तो फंक्शन क्या होगा, बहुत ही पास, अपने फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ही पास आएगा। उस जगह जब स्टडी करेंगे तो हमारा क्या होगा, एवरेज चीज़ जो होगा वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। उस पॉइंट पे एक कांस्टेंट बना देंगे, उस चीज़ को फिक्स्ड कर देंगे, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो एक जानकारी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, dx/dt, जिसको कहेंगे v, एक वेक्टर फॉर्म, एक डायरेक्शन दे देंगे इसको, तो dx/dt क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस दोस्तों। इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, वेलोसिटी कहेंगे तो तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक, उस क्षण तात्कालिक क्षण में जो चीज़ होता है। उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी है ना, v2 - v1, तो डेल्टा v बाई डेल्टा t जो हो जाएगा व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका dv/dt हो जाएगा। क्योंकि ये डेल्टा v क्या बन जाएगा, d बन जाएगा, डेल्टा t क्या बन जाएगा, d, क्या डेल्टा बन जाएगा d, यानी dv/dt हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा t टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये डिफरेंशिएशन हो गया। दोस्तों तो आपको कुछ फीलिंग ज़रूर आ गया होगा, तो हम समझ रहे हैं कि आपको कुछ मज़ा भी आ रहा होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब, अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा और जो भी है डिस्कशन करना चाहें, तो जैसे इम्पल्स को पढ़ते हैं, इम्पल्स तो एक झटका होता है, फोर्स, हमने थोड़ा चर्चा भी किया था यूनिट इन डायमेंशन में, कि जो बहुत ही छोटे समय के लिए अगर फोर्स लगता है तो हमें चोट लगता है, तो उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि एफ डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ये एफ डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, यही झटका क्या कहता है, खिलाड़ी जो क्या कहता है, चालाकी कर देता है। डेल्टा टी अगर बहुत छोटा होगा तो उस पॉइंट पे आकर के हाथ में बॉल लगेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा मास तो वही है, मगर वेलोसिटी क्या करेगा, उस चीज़ को यहाँ पे हमारे एनर्जी का एक इम्पैक्ट होगा जो कि हमें कष्ट प्रदान करेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस चीज़ को आप थोड़ा फीलिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। तो जब रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड कहते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं फोर्स दोस्तों। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब आप पढ़ेंगे, मगर वहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जब लग जाता है तो वहाँ इंस्टेंटेनियस की चर्चा होती है दोस्तों। थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा,
यही मंत्र है। इस मंत्र को आप समझ गए तो फिजिक्स का प्रॉब्लम आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे दोस्तों। तो अब आते हैं हम दोस्तों कुछ डेरिवेटिव्स के मैं आपको फार्मूला कुछ आप देख लीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे भी तो टाइम थोड़ा जाएगा। हमने जो भी फार्मूला है मेन फार्मूला, जैसे x के पावर n है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये फार्मूला याद रख लीजिए, n इंटू एक्स के पावर n-1 होगा। अब आते हैं थोड़ा हम इंटीग्रेशन की चर्चा करते हैं दोस्तों। टाइम को थोड़ा हम चाहते हैं कि आज हम इसको ख़त्म कर दें और आप जो है फिजिक्स में घुस जाएं अच्छे से और इस चीज़ को अप्लाई करें दोस्तों, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की चर्चा क्यों आती है दोस्तों? इंटीग्रेशन की चर्चा क्यों आती है? इंटीग्रेशन हमने जो इंस्टेंट एट ए पॉइंट पे चर्चा करना चाहा, पर इंटीग्रेशन आता है। सोचिए, इंटीग्रेशन हम पूरे थॉट ऑफ आइडिया को क्या करना चाह रहे हैं, एक जगह लाना चाह रहे हैं। हमने तो सूक्ष्मतम पढ़ा, सूक्ष्मतम जगह पे चर्चा किया, अल्पतम चर्चा किया, हर पॉइंट टू पॉइंट किया, मगर अब कर्व के पूरे बारे में पढ़ेंगे। पूरे कर्व के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे, पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, पूरे उसके खेत के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, पूरे उस कर्व का प्रोजेक्शन को पढ़ना चाहेंगे। तो वही हम उसके बारे में जब जानकारी, पूरा सूक्ष्मतम जानकारी होता है, हर चीज़ को जानने का तरीका होता है कि कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट तो हमने जानकारी ले लिया, डिफ्रेंशिएशन, और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंटीग्रेशन है। किसी चीज़ को दोनों तरफ से जब जानेंगे तभी मज़ा है। तो आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया, पर अब जो है सो इंटीग्रेशन पढ़ना है। आपने तोड़ के देख लिया किसी कर्व को, तोड़ के, अब उसी तोड़े भाग को आप फिर उल्टा करके फिर जोड़ेंगे तो वो पूरा कर्व मिलेगा। और कर्व को आप घुमा देंगे ऐसे करके तो वो एक कुछ आकृति बनाएगा। तो यही जो है सो इंटीग्रेशन का मूल मंत्र है। अब उसको जोड़ना, टूटे हुए अल्पतम भागों को जोड़ना और उस अल्पतम भागों से प्रोजेक्शन देखना, उसका एरिया जो है सो एक्सिस पे कितना एरिया बना रहा है, या घुमा करके वो कहाँ किसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो वो क्या वॉल्यूम या जो भी चीज़ कर रहा है। यही इंटीग्रेशन का मकसद है दोस्तों। तो हमें बस अभी एरिया तक ही आपको सीमित रखना है, वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन में अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों एरिया तो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। आप जैसे पढ़ेंगे फिजिक्स में आपको निकालना है एरिया अंडर कर्व, डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा आपको, तो वो देगा आपको वर्क देगा। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ये सब चीज़ें जो कि आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, गॉस लॉ में, ये बहुत सारे एप्लीकेशन आप देखेंगे दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। इंटीग्रेशन को आप जब जाने रहेंगे, जब ग्रेविटेशन में देखेंगे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो भी है ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बिना इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के आप एक सांस भी नहीं ले पाएंगे फिजिक्स में। आप देखेंगे रेट ऑफ जो डीके लॉ है, डिसइंटीग्रेशन लॉ है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें थर्मोडायनेमिक्स में आप बढ़ नहीं पाएंगे, वहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को करना ही पड़ेगा। आप जो भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेंगे उसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब हर जगह ये आपको भरा हुआ मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और हम स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है दोस्तों। तो इस कर्व में हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व क्या एरिया ऑक्यूपाई किया है, हम कैसे निकालेंगे नॉर्मल एरिया। इस कर्व के बारे में हमने सूक्ष्मतम जो है नॉर्मल कर्व का एरिया तो हम निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का, सर्किल का, बट इरेगुलर कर्व का एरिया जो है उसके अंदर में एरिया कैसे, तो हमने जो अभी तक प्लेन पढ़ा है दोस्तों, तो इसको अगर y एक्सिस पे इस कर्व को इसके अगर y इक्वल टू हम अगर कर्व मान लें f ऑफ x मान लें दोस्तों, y इक्वल टू f ऑफ x कर्व है, तो इसमें हम अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम xi मान लें और इसके फिनिशिंग पॉइंट को xf मान लें,
तो इसके हम एरिया को कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पीस में इसको बांट लेते हैं दोस्तों, इसको बांट लेते हैं दोस्तों, इसको बांट लेते हैं दोस्तों। ऐसे करके हम इधर से भी इसको इसी तरह से बांटते हैं दोस्तों, इसको भी बांटते जाते हैं। और लास्ट में हम सभी को बीच में भी ऐसे हम इमेजिन कर लेते हैं एक जनरल क्या है हमारा कोई एक्स पॉइंट है दोस्तों, ये एक्स आई हो गया, ये फिनिशिंग पॉइंट या इसको एक्स ये एक्स एन एक तरह से हो गया, ये क्या हो गया एक्स एन बोलिए। तो कहने का मतलब ये जो मेरा एक्स पॉइंट है इसमें हम क्या करते हैं डेल्टा एक्स लिखते हैं, इसमें चेंजिंग क्या है एक्स से, इसको क्या लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कहने का मतलब। और ये जो हाइट हो जाएगा इसका कर्व का, इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, चूँकि ये डेल्टा एक्स है, ये हाइट है फंक्शन का, तो y है ना डेल्टा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा a हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एक जनरल पॉइंट के लिए। तो ये पूरे कर्व का अगर हम एरिया लिखें तो a लिखेंगे दोस्तों, इसमें डेल्टा a1 डेल्टा a2 एंड ये डेल्टा an, तो सो ऑन टू डेल्टा a1 डेल्टा a2 दोस्तों, डेल्टा a3 दोस्तों, इसी तरह से सो ऑन करके ये अगर बहुत ही इनफाइनाइट लेंथ तक ये कर्व है तो ये ऐसे ही जाएगा दोस्तों। मगर इसको हम एक समेशन फॉर्म में लिखेंगे ऐसे करके कि दोस्तों वो इसको कैसे लिखेंगे डेल्टा ए, यानी इसको अगर हम डेल्टा ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई टू एक्स एन, अगर यह एक्स एफ लिखें तो ये क्या हो जाएगा y डेल्टा x। अगर हम दोस्तों थोड़ा और इसको सोचें कि अगर ये मान लीजिए 5 रेक्टेंगल से ही मिलके बन गया, अगर हम इसको धीरे धीरे रेक्टेंगल को क्या कर दें 10 रेक्टेंगल बनाए, 20 रेक्टेंगल बनाए, 60 रेक्टेंगल बनाए, तो ये क्या है डेल्टा x श्रिंक हो रहा है दोस्तों, डेल्टा x क्या हो रहा है पास आ रहा है। फिर वही कहानी अल्पतम सूक्ष्मतम जो डेल्टा x मतलब ये दोनों छोर जो इसका पास आ रहा है, डेल्टा x क्या हो रहा है श्रिंक हो रहा है, यानी डेल्टा x को क्या हो रहा है अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा x क्या हो जा रहा है दोस्तों, डेल्टा x आपका dx हो जा रहा है दोस्तों, डेल्टा x dx के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि इसमें चेंज जो जीरो के बहुत पास है पर पॉजिटिव ही है, बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा है, तो डेल्टा x को हम dx कहेंगे दोस्तों, डेल्टा x को dx कहेंगे दोस्तों। और ये n जो है स्ट्रिप है, इसमें ये रेक्टेंगल का जो नंबर है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा x dx, delta x become dx, and this area, this all area exactly give area under curve। तब क्या होगा अगर n इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर इसमें स्पेसिंग बहुत ही पतला कर देंगे, मान लीजिए हम इतना लाइन के बराबर पतला कर देंगे, ये लाइन जो है इतना पतला, इतना भी तो हमें दिखाई नहीं रहा है, जो सोच नहीं सकते, सोच सकते हैं जहाँ तक हम सोच सकते हैं, यानी कि डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो कहने का मतलब बहुत ही पास आ जाए, बहुत ही पास, जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ तक अगर आ जाए, तो यानी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, तो डेल्टा x बिकम dx दोस्तों, डेल्टा x बिकम dx दोस्तों। तब ये फाइनली जो है ये लिमिट अप्रोच जो हो जाएगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों एफ वाई क्या कहलाता है एफ ऑफ एक्स, और ये क्या कहलाता है दोस्तों dx, एफ ऑफ एक्स dx, एंड दिस समेशन बिकम अगर हम इसको क्या कहते हैं समेशन s है, s को जो अगर लमराएंगे दोनों छोर को अगर लमराएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसी समेशन को क्या कहते हैं इंटीग्रेशन दोस्तों। इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया, एरिया दिस फिजिकल क्वांटिटी, एरिया जो है दिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, जो हमारा चेंज था डेल्टा ए अब जो है एरिया हो गया, एरिया ये पूरा पाया गया एफ ऑफ एक्स dx दोस्तों, एफ ऑफ एक्स dx दोस्तों। ये जो छोटा सूक्ष्म चीज़ था, सूक्ष्म चीज़ों को हमने जोड़ता हुआ
हमने क्या बना दिया दोस्तों, बड़ा सा चीज़ बना दिया। सूक्ष्म चीज़ों को जोड़ते जोड़ते हमने क्या कर दिया, बड़ा सा बना दिया। यानी ये सूक्ष्म चीज़ों को हमने उल्टा काम किया। सूक्ष्म चीज़ों को क्या किया, उल्टा काम। यानी हमने जो टुकड़ा था, जो टूटा हुआ बेचारा दिल था, उसको हमने जोड़ने का काम किया। तो टूटे हुए दिल को जोड़ते 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 हमने क्या कर दिया, उस अनंत तक पहुंचा दिया जहां तक हमारी इच्छा थी। तो इसको कहा इंटीग्रेशन। तो समाज को जोड़ने का काम किया इंटीग्रेशन। और एक जो है दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन, जो उसको एकदम कॉन्क्रीट लेवल पे ला देता है, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अगर हम एक फंक्शन लिखें डी ऑफ एफ ऑफ डी एक्स, डी ऑफ एफ ऑफ डी एक्स क्या है, यानी कि कहने का मतलब इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डी ऑफ एफ ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई फंक्शन का हम अगर उसका अगर हम जिसका फंक्शन जो है उसको अगर हम सूक्ष्म चीज़ को कर रहे हैं, बड़ा चीज़ बन जाएगा। और बड़ा चीज़ को उल्टा क्या है, यानी बड़ा चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या मिलता है हमें, बड़ा चीज़ का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो तो छोटा हो जाता है, मगर छोटी चीज़ को फिर हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वही बड़ा चीज़ मिल जाता है। तो एक जोड़ने वाला है, एक तोड़ने वाला है दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा होता है दोस्तों। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा होता है दोस्तों। तो इस आधार पे अब हम फार्मूला आपको लिख देंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। आप दोनों फार्मूला को अब लिखने का कोशिश कर लेंगे दोस्तों। तो अब हम चर्चा करते हैं इनके फार्मूले के, और उसके बाद फाइनली हम एप्लीकेशन कर देंगे दोस्तों। तो आप फटाफट इस फार्मूला को आप लिख लेंगे दोस्तों। एक तरफ हम लिखते हैं इंटीग्रेशन और एक तरफ डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो कुछ फार्मूले हैं, आप लिख लीजिए। वैसे हमने बता भी दिया है x के पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, x के पावर n माइनस 1। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन लिखेंगे x के पावर यही n माइनस 1 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा। तो मगर इसमें ये ऐसे नहीं होता है, डायरेक्टली हम अलग अलग लिख रहे हैं। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। नीचे में एक इसमें घटता है तो इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों इंटीग्रेशन में। अब डी बाई डी एक्स एक चीज़ है, ई के पावर x को पहले देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर x क्या होता है, यही होता है दोस्तों। और यहाँ पे ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ई का पावर x ही होता है दोस्तों। यहाँ पे हम एक चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पे क्या होता है, c होता है। अगर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन आया था दोस्तों, ये क्या आया था, एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, ये कहता है इंटीग्रेंड है ना। और ये क्या था, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अगर ये लिमिट नहीं फिक्स हो तो कहते हैं इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर यही लिमिट अगर दिया हो तो इसको क्या कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। और दोस्तों हम जैसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि हम फंक्शन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोस्तों। फंक्शन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यानी x अगर मान लीजिए आप कोई एसलेशन लिख रहे हैं, तो अगर आप इसको लिख रहे हैं डी वी बाई डी टी, या अगर वेलोसिटी लिख रहे हैं तो डी एक्स बाई डी टी लिख रहे हैं दोस्तों। तो अगर इंटीग्रेशन आप करना चाह रहे हैं, ऐसे करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ए डी टी, चेंज इन वेलोसिटी ए डी टी, यानी कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, वी एफ माइनस वी आई देगा दोस्तों। क्योंकि और उसी तरह से एरिया अंडर वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ दोस्तों आपको डिस्टेंस देगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देगा। ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अभी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है दोस्तों, हमने ये दोनों चीज़ साथ साथ पढ़ा है, तो हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। हम आपको बताएंगे
दोस्तों कुछ चीज़ें हम सोच रहे हैं कि छूट ना जाए, इसलिए बीच बीच में जो चीज़ हमें रिमाइंड आता है उसको आपको रिकॉल कर दे रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझना दोस्तों। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन फिजिक्स में होते हैं दोस्तों। ये भी और भी इसका एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसे कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देख लीजिए अभी, उसके बाद हम फार्मूला लिख करके आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? लीनियर मोशन में अगर हम कोई पार्टिकल है और चल रहा है और ये एक्स आई से एक्स एफ में है और ये डेल्टा एक्स टेंड टू जी बहुत ही पास है, जीरो है, यानी डी एक्स हो गया। तो हमने ये तो देख लिया था कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। पर हम इसका जो अभी देख लिया एक एप्लीकेशन ये भी देख लिया कि हम चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व देखेंगे और चेंज इन टोटल डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम देखेंगे दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स में आप दोस्तों ये आपने देखा कितना इसका ब्यूटी है, कैलकुलस का कितना ब्यूटी है फिजिक्स में दोस्तों। तो अब आ जाइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दोस्तों। कांस्टेंट अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों सी टाइम एक्स हो जाएगा प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है दोस्तों। अगर किसी चीज़ को आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर जो चीज़ हमें लिमिट नहीं मालूम है तो दोस्तों हमने देखा था कि कर्व को जो आपने किया था तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ बचा रह जाएगा जो कि पूरा अपने पूरा कर्व का एरिया नहीं निकाल पाए हैं। तो कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं। इसमें आप n टेंस टू इन्फिनिटी लिए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा जोड़ दिया है। तो अगर डिफिनिट नहीं, अगर फाइनाइट रहता लिमिट तो ठीक है। अगर लिमिट नहीं डिफाइन है तो आप जो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे उसमें कुछ ज़्यादा निकाल सकते हैं, कुछ कम निकाल सकते हैं, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट है दोस्तों। तो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फिजिक्स में उतना एप्लीकेशन तो है नहीं, फिर भी ज़्यादा आपको देखने को डेफिनिट इंटीग्रेशन का मिलेगा क्योंकि उसका जो भी है कंक्लूजन हम निकालते हैं। तो फिर भी आपको फार्मूला तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही जानना है दोस्तों। अब आ जाइए यहाँ पे लिखिए लॉग ऑफ मॉड एक्स दोस्तों डी एक्स। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, आपका क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ डिफरेंशिएशन पहले देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। लॉग ऑफ मॉड एक्स करने का मतलब है कि x हमेशा 0 से ज़्यादा होगा दोस्तों, x नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। नेगेटिव हमने देखा था कि x अगर नेगेटिव लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो, ये पॉजिटिव का ही हम करते हैं तो इसको लिखते हैं 1/x। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ डिफरेंशिएशन है इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ये 1, इसका दोस्तों अभी आप इसका इंटीग्रेशन आपको अभी जो दोस्तों आप इसका अभी छोड़िए, इसका अभी रहने दीजिए, थोड़ा अभी बता रहे हैं। पहले यहाँ चले आइए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा वैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। मगर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स। क्योंकि दोस्तों इस देखिए इस यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x प्लस c हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ
डी वाई डी एक्स ऑफ दोस्तों सेक एक्स का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दोस्तों अगर आपको याद नहीं है ये सब चीज़ तो आप थोड़ा बहुत कभी अगर भूल जाते हैं तो u बाई भी करके फार्मूला से आप सर्च हर चीज़ को निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे देखिए, अगर आपका इसको याद नहीं है तो 1 बाई कॉस एक्स लिख दीजिए और d बाई डी एक्स आप u बाई भी फार्मूला याद रखिए। एक को मान रहे हैं u बराबर 1 हो गया आपका और v इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो आप अगर इसको भूल गए बाई दी चांस तो इसका फार्मूला होता है जानते हैं डी यू बाई, ये फार्मूला तो याद ही रखिए तभी आप क्या कर पाएंगे। इसको कहते हैं पहले डी यू को कर दीजिए डी यू बाई डी एक्स, भी रह दीजिए डी वी बाई डी एक्स और यू को छोड़ दीजिए। अब बट्टे में जो नीचे है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो अब देखिए 1 का है, 1 क्या होगा डी यू बाई डी एक्स, 1 का 0 हो जाएगा कि नहीं। माइनस जब इसे गुना होगा तो ये पूरा ख़त्म। v का करिए, v क्या है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और 1 रहने दीजिए। और नीचे में क्या हो गया कॉस एक्स को कॉस एक्स ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, ठीक है बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, ऊपर से आपने देखा है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को एक कॉस एक्स और दूसरा कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स है तो साइन बट्टे कॉस क्या है, हमें पहुंचना क्या है, साइन बट्टे कॉस क्या है 10 हो गया और नीचे में जो कॉस है ऊपर चला जाएगा सेक एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अब इसका इंटीग्रेशन जैसे आपका ये हो गया तो आपको इसका इंटीग्रेशन देगा सेक एक्स इंटू 10x, तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे आपका दे दिया सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेक एक्स डी एक्स का इसका लॉग में आता है दोस्तों। तो इसको भी आप थोड़ा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता दे रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करते हैं, हमें अगर भूल जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका इंटीग्रेशन याद कर लेते हैं। तो सेक एक्स को मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए टी, क्या मान लीजिए टी, पुट टी, तो इसको लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। इसका पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तब थोड़ा आएगा उधर, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स का आपने तो निकाला है यहाँ से सेक एक्स इंटू 10x, तो आपको यहाँ t माना है ना, यानी dx आपका क्या आ गया dt बाई सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ सेक एक्स से पहले पहुँच जाइए, सेक एक्स को पहले कन्वर्ट कर लीजिए 1 बाई कॉस एक्स और साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, सेक एक्स को आपने t माना है तो दोस्तों क्या होगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा तो दोस्तों ये भी फार्मूला सेक एक्स प्लस 10x ये भी रहने दीजिए, इसका भी निकालना अभी पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें अभी याद नहीं है ना, सारे फार्मूले हमें भी नहीं याद है तो हमें भी निकालने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए करें कि इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला जो भी है मेन फार्मूला आप याद रख लीजिए और वो जो चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ को आप करेंगे, है ना। अब देखिए इसका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, इसका आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस, बड़े नहीं जाते हैं दोस्तों, हम इतने ही छोटे छोटे फार्मूले याद रखते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने चाहते हैं, नहीं तो होगा नेक्स्ट डे आपको हम सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले दे देंगे और उस चीज़ को आप उसको रिमाइंड कर लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको
हम अभी जो पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आधार पर दोस्तों। तो चलिए हम आते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के, आप इसको अभी साथ में करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, इसको साथ में करने से थोड़ा क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमने क्या किया है, सही काम किया है ना। थोड़ा वीडियो थोड़ा क्या हो रहा है, लंबा जा रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सबसे क्षमा चाहेंगे दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, द स्पीड ऑफ, वैसे हमने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए इस पर थोड़ा शार्प आए, इसके लिए पहले से लिखा है, द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड एंड देन रिमेन कांस्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। अब देखिए ये जो एरिया अंडर कर्व जो है, इंटीग्रेशन का मतलब यानी डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, आपको दिया क्या हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि स्पीड आप तो लिखिए, स्पीड क्या होता है dx/dt या वेलोसिटी कहिए। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व निकालें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, b/dt बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन स्पीड, यानी ये क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस निकलेगा, ये टोटल डिस्टेंस। तो मान लीजिए 0 से s तक आप जाएंगे इसमें, और यहाँ आपका दे दिया है द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। तो एरिया अंडर कर्व ये क्या बना रहा है, ये एरिया बस निकाल दीजिए 0 से 2। तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या हो जा रहा है, हाफ, ये ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस कितना है 2 टाइम है ना, वेलोसिटी टाइम, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 दूना 10, तो 10 क्या हो जाएगा, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये टाइम क्या है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ यूनिट भी लिख दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है आपका सेकेंड में, तो सेकेंड कट जाएगा, मीटर में आ जाएगा, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया अंडर कर्व दिस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, यानी ये भी वीटी कर्व। तो ये क्या है, इसके अंडर में जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, ये रेक्टेंगल टाइप से, तो ये जो है 10 है, और इसके इसमें डिफरेंस क्या है, ये टोटल ये जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 ही है ना दोनों केस में। और ये एक बन रहा है, इसका टाइम का डिफरेंस क्या है, 4 में से 2 गया 2, तो कितने होंगे 10 × 2 यानी 20 मीटर। अब तीसरा पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों एरिया का सम हो जाएगा दोस्तों, यानी 20 + 10 है ना, यानी 30 मीटर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जब हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब देखिए वहाँ इंटीग्रेशन है, अब ये 9th का क्वेश्चन है दोस्तों, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को लगाते नहीं, वहाँ रट लेते थे कि एरिया अंडर वीटी कर्व की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, है ना, जो भी है उस चीज़ को हम थोड़ा अब जो है सो एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों। अब चलिए, स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m = 1.5 kg and acted upon by a variable force, the variation of force with respect to displacement is plotted figure below। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया है दोस्तों। थोड़ा इसको देखिए दोस्तों, हम इसको ब्रॉड करके थोड़ा आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिए दिखाई दे रहा होगा। द स्टेशनरी पार्टिकल मास जी एक्टेड अपॉन ए वेरिएबल फोर्स, द वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट प्लॉटेड द फिगर, कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल आफ्टर गेटिंग ए डिस्प्लेसमेंट थ्रू 6 मीटर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द पार्टिकल एंड व्हाट इज़ द टाइम इज इट अटेन्ड।
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ये ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछा जाता है एडवांस लेवल, मेंस लेवल में। ये एप्लीकेशन ऑफ, देखिए मैथमेटिक्स का कितना अच्छा एप्लीकेशन है। तो कहने का मतलब आपको दे दिया है कि ये कर्व दे दिया है, यहाँ पे देखिए 0 से 1 सेकेंड 2 सेकेंड, यहाँ ऊपर में फोर्स कितना है, वेरिएबल फोर्स है, यहाँ 100 तक दे दिया है, यहाँ कितना दे दिया है -50 तक दे दिया है। यहाँ पे इसको फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस बढ़ेगा। एक समय आ रहा है कि ये यहाँ से 2 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लग रहा है, इस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, है ना। और उसके बाद इसको कुछ अपोजिट डायरेक्शन में खींचना चालू कर दिया। ये कहाँ देखिए -50 तक ये खींचना, फिर इधर से इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो कहने का मतलब इसमें 2 एरिया बन रहा है। आप पढ़ते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ते हैं। तो देखिए एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन ये एक तरह से आपका ये फोर्स, एक तरह से डेल्टा एक्स, फोर्स डेल्टा एक्स का ये क्या है, एक ग्राफ है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये क्या दे रहा है आपको, वर्क डन बाय दी, है ना, दिस रिलेशनशिप क्या रहा है, इंटीग्रेशन से यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो ये कर्व है टोटल एरिया इनक्लोज। तो देखिए एक एरिया क्या बनेगा, ऊपर का एरिया, और एक एरिया नेगेटिव का। तो एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में है कि मान लीजिए कोई कर्व है आपका ऊपर में है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, पॉजिटिव एरिया, दिस कर्व क्या होगा, पॉजिटिव एरिया अंडर दिस कर्व, ये एफ है ना, ये डी एक्स चेंज किया तो एफ डेल्टा एक्स, ये इंटीग्रेशन या डी एक्स कहेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यही कर्व अगर नीचे आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अगर कर्व सिमेट्रिकल है, ऐसे है, तो क्या होता है, ये कर्व पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का मिल करके एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसको कहते हैं, पढ़ते हैं इसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या होता है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब होता है जैसे साइन एक्स का आप किसी फाइनाइट लिमिट में करेंगे 0 से, है ना, ये 2 पाई में करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इवन फंक्शन का क्या होता है, डबल हो जाता है। जैसे अगर कोई इसी का मॉड ले लेते तो ये ऊपर चला जाता, तो मॉड क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो कहने वाला सिमेट्रिकल फंक्शन अगर ऊपर नीचे सेम है, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अंश नीचे में भी है ऊपर में भी है मगर अनसिमेट्रिकल है तो कुछ आएगा वैल्यू, नॉट 0 आएगा पर घट करके आएगा, मगर ऊपर ऊपर ही है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नीचे नीचे ही है तो आएगा नेगेटिव। तो ये सब चीज़ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ एरिया निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो दिया हुआ है, आप इसको रोक करके बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं। बस एरिया आपको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एरिया कैसे निकाल रहे हैं। ये फोर्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स है, एफ एन न्यूटन है ना, एफ इन न्यूटन में है तो ये 100 न्यूटन है। और इधर ठीक इसके यहाँ तक कितना है, -50, ठीक है। और ये टाइम दिया है आपका 1 सेकेंड, और यहाँ पे इसका कितना है टाइम, 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड। और ये टाइम आपका नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे फिर 4 सेकेंड दिया है, और ये 6 सेकेंड पे पूछ रहा है कि आप करिए, क्या करिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर गेटिंग ए डिस्प्लेसमेंट थ्रू 6 मीटर। तो वेलोसिटी निकालने का मतलब पहले इसका वर्क निकालिए, वर्क निकालेंगे तो ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होता है कि टोटल वर्क डन वाला बराबर चेंज इन, है ना, काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कहिए, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ है, जो भी फोर्स हुआ जो कि जिससे हम हीट का लगभग डिस्पर्शन नहीं होता है,
ये जो हीट में कोई कन्वर्सन नहीं होता है, तो कहने का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है ना, पाथ जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसमें, बट ये बाद में हम पढ़ेंगे। फिर भी ये बस यही जानिए कि वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल 0 है, यहाँ तक पूछ रहा है, तो यहाँ तक हाफ mv² हो जाएगा, और टोटल वर्क डन तो इंटीग्रेशन की मदद से हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क डन एरिया अंडर दिस कर्व, तो यहाँ पे इस कर्व इसको निकालने के लिए, इसके ऊपर वाले कर्व के द्वारा निकालने के लिए हमें ये पॉइंट नहीं मालूम है, तो इसको मान लीजिए x0 नहीं मालूम है। अब यहाँ से कुछ एनालिसिस करेंगे, ये दो ट्रायंगल पकड़ लेंगे, और चूँकि ये सिमिलर हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल, ये राइट एंगल, तो ये इसको पढ़ते होंगे आप AAS से, AAS से कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और ये भी एंगल, तो तीनों एंगल सेम है ना, ये एंगल इक्वल इसके, ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये राइट एंगल, तो ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें ये साइड का हाइट आपको मालूम ही है, ये रेशियो को करके आप निकाल लेंगे। ये क्या 50 है ना, तो देखिए आप निकालते हैं, ये हाइट क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे, यहाँ का हाइट है 100 है ना इस ट्रायंगल में, और ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया 100 माइनस 0 है ना, बट्टे ये यहाँ से x, छोटे से ट्रायंगल में x0 माइनस x2, यहाँ से टोटल डिस्टेंस x0 होगा, तो इसमें से घटा देंगे 2 बराबर इस ट्रायंगल में, तो 50 डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो 50 माइनस 0, ये कितना है 4, ये x0 को घटा दीजिए, 4 माइनस x0। अब इसको कंपेयर करके हम x0 निकाल लेंगे, तो 50 दूने के 100। अब इसको इधर गुना कर दीजिए, 2 चौके 8 माइनस 2x0 बराबर क्या हो जाएगा x0 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 8 दूँ 10, इधर क्या हो जाएगा 3x0, यानी x0 क्या होगा 10/3, ठीक है। अब x0 निकल गया, तो अब एरिया आसानी से निकल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हाफ, बेस कितना हो गया, यही 10/3, 10/3 क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, मीटर जो भी होगा। और ये क्या होगा, हाइट क्या है 100, और इधर क्या होगा, ये नेगेटिव वाला है तो ये घट जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा ना, वर्क डन एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये एरिया ही तो आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनली चूँकि रेगुलर शेप है, रेगुलर कर्व है, इसका इंटीग्रेट करके नहीं निकालेंगे, ट्रायंगल बन गया, इसको क्यों इंटीग्रेट करेंगे, जो काम आसानी से हो रहा है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व है ना, अब माइनस ये चूँकि सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे भी है पट्टी, इसमें घटेगा, जो भी आएगा सिमेट्रिकल होगा तो 0 आ जाएगा अपने आप, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इस कर्व का इसका एरिया क्या होगा नेगेटिव, चूँकि डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है, तो हाफ बेस क्या है, यहाँ से यहाँ 6 में से x0 का वैल्यू घटा देंगे, 6 माइनस 10/3 है ना डिस्प्लेसमेंट, इंटू हाइट कितना है 50, ठीक है। ये माइनस नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हाइट ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्टेंस ले रहे हैं, बेस इंटू हाइट होता है ना ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अगर माइनस लेंगे तो यहाँ तो प्लस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हाफ है ना, यहाँ घटाइए, तो 3 6 18 में से 10 गया 8 है ना, तो 10/3, यहाँ 100, ठीक है, 6 18 1/2, 18 में से 8/3 इंटू 50, ठीक है। अब क्या करिए 1/2 इंटू 50, 50/3 कॉमन ले लीजिए, 50/3 है ना, तो अंदर में क्या बच जाएगा 10 इंटू 2 माइनस 8, ये बचेगा ना। 50 ले लीजिए, 50 दूना 100 है ना, इसका 10 बचा रह गया, 10 दूना 20, इसका 8 बचा रह गया, तो क्या हो जाएगा ये 25, तो 25/3, 10 दूना 20 में से 8 गया
कितना हो जाएगा? 20 में से 8 जाएगा, बताइए। 12। 20 में से 8 गया 12, ठीक है ना। 10 दूना 20 में से 8 गया 12, 3 चौके 12, ठीक है ना, गलत तो नहीं की। 25 चौका 100, यानी ये 100 जूल वर्क हो गया। हमें क्या पूछ रहा था? हमें पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल आफ्टर गेटिंग ए डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। तो 6 मीटर जाने में 100 जूल वर्क हुआ, ये वर्क डन हो गया। वर्क डन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ mv²। मास कितना है दिया हुआ? 1.5 kg। अब v² है, यही है ना, मास आपका देखिए 1.5। तो वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो v² 100 है ना, जूल जो भी है, न्यूटन मीटर लिखते हैं जूल को, है ना। अब मास कितना? ये 100 को 200 पर गुना कर दीजिए। मास कितना है? 1.5 kg, है ना। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें इसको। न्यूटन को क्या लिखते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर। तो kg यहाँ पे कट गया यूनिट, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी का आ गया, अब रूट में आ जाएगा तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। तो 200/1.5, तो 1.5 के ऊपर तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3, और ऊपर में 2, 3/2 लिखेंगे ना, 1.5 को 3/2, तो 400 है, 400 मीटर इतना सेकंड हो जाएगा। 400 यानी कितना हो जाएगा बताइए? 20, 400 का 20 से 2 का बाहर निकल जाएगा, और 100 का 10, तो 20/400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 20 ही तो होगा, इतना मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा? वेलोसिटी निकल गया। पूछ रहा था ना। गेटिंग कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट थ्रो। देखिए नॉमा का ए क्या है? 20 मीटर, 20/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब कह रहे हो व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल एट व्हाट टाइम इट इज अटेंड। अब कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड। अब देखिए ये सोचने वाली बात है। अब जब इसको हम यहाँ होगा, है ना, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा इसका पार्टिकल का? इसके बाद तो क्या होगा? ये जो है ये आपका एक्सेलरेशन एक तरह से यहाँ से, इसके बाद क्या होगा? यहाँ यहीं तक मैक्सिमम होगा, इसी कर्व तक। इसके बाद तो नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये जो है नेगेटिव एरिया में जा रहे हैं। फोर्स जो है, फोर्स अपोजिट हो रहा है, यहाँ नेगेटिव होना चालू हो गया है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर एक्स एक्सिस की तरफ, देखिए थोड़ा ध्यान से। और यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे आएंगे तो फोर्स क्या है? नेगेटिव फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसके नीचे जैसे ही आएंगे, यहाँ तक तो ठीक है हिसाब किताब, इस पॉइंट तक हिसाब किताब क्या है? ठीक है ना। इस पॉइंट से जैसे ही थोड़ा आएंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव फोर्स कितना? इतना मैग्नीट्यूड में इस पर लगना चालू हो गया। नेगेटिव फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, तो स्पीड क्या कर देगा? कम कर देगा। तो कह रहा है व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल एंड व्हाट इज टाइम इट इज अटेंड। तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो वर्क डन होगा यहाँ, यहीं पे होगा मैक्सिमम स्पीड। इसके बाद तो फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा स्पीड। तो यानी वर्क डन एरिया अंडर ओनली दिस अपर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगल के द्वारा एरिया क्या हो जाएगा? ये हमने निकाला है, ये हाफ 10/3 गुने 100 बराबर हाफ mv²। तो ये हाफ हाफ काट दीजिए और v² क्या कर दीजिए यहाँ पे 1000/3, और यहाँ पे 3/2। मास को यहाँ 1.5 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2000/9 है ना। तो 200 का क्या निकला था, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 100 का तो हो जाएगा 10, 20 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, 20 रह जाएगा नहीं, 20 का बाहर निकल जाएगा 4 बन के, है ना। 4 पंचे 5, रूट 5 के अंदर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, देखिए बस
एरिया क्या होगा इसके द्वारा ना, ऊपर वाले कर्व के द्वारा। तो इसका हम एरिया निकाल लिए क्या, इसका हमने एरिया निकाला है, यही तो एरिया निकाला है ये वाला, है ना। तो ये एरिया को क्या लिख दिए, हाफ इंटू 10/3 इंटू 100, है ना। ये हाफ MVA² के बराबर है, यही तो मैक्सिमम देगा इसी कर्व के लिए। तो ये हाफ हाफ काट दिए और V² क्या हो गया 1000/3। यहाँ हमने देखा था मास को 1.5 को दे 3/2 हो गया था, तो 2 ऊपर ले आए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इधर बन जाएगा रूट, ये मीटर/सेकंड ही आएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका 10 निकलेगा 100 का, और 10 दूना 20, 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 निकले, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा √5, और 3 का नीचे निकल जाएगा 9, इतना मीटर/सेकंड होगा। यानी 10 दूना 20, 20/3 √5 मीटर/सेकंड। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड। ये 20√5/√3 आ गया दोस्तों। ये कैसे हो गया, देखिए कहाँ गड़बड़ हुआ। हाफ, है ना, हाफ MVA²। ये गलत आ गया शायद, इसमें आंसर है ना, हो सकता बाई मिस्टेक 20/3 ही होगा दोस्तों, क्योंकि रूट अगर लिखना होता दोस्तों तो ये अलग अलग रूट लिखने की क्या ज़रूरत थी, इसी में कर देता √5/3, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे रूट थी। ये गलत हो गया है ना, यहाँ 20/√3 ना होकर के 20/3 होगा या √5 होगा दोस्तों, ठीक है। ओके, अगर कुछ होगा तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब और क्या क्या है, एंड व्हाट टाइम इज अटेंड, और किस टाइम में ये वेलोसिटी आपका क्या होगा अटेंड होगा। तो इसके टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे, S बराबर जो भी होगा, यहाँ आपने V निकाल लिया है ना। और यहाँ पे आपने निकाला था ना ये टाइम को, आपने x0 को 10/3 सेकंड पे 10/3 आया था। ये तो 2 सेकंड 10/3 ही तो आया था x0 का वैल्यू। तो 10/3 सेकंड पे ये स्पीड क्या होगा अटेंड होगा। तो 10/3 होगा आंसर, देखिए देना चाहिए तो यही। x0 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, सॉरी x0 तो ये डिस्टेंस है ना, सॉरी x0 क्या है, ये डिस्टेंस है 10/3। तो यहाँ से स्पीड मालूम ही हो गया हमें, स्पीड क्या है, v हमारा क्या है 20/3 √3, और डिस्टेंस क्या है, स्पीड बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 10/3, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, है ना, और t ऊपर चला जाएगा, और 10 दूने के 20, ठीक है। v मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस क्या होगा 10/3, और डिस्टेंस आपका क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया 20/3 √3, सॉरी √5। तो ये क्या हो गया 10 दूने के 20 और 3 कट गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10/3 मेरा डिस्टेंस है, और ये टाइम निकालना है आपको, और ये क्या है आपका 20
बाई 20/3 √5, यही तो हमने निकाला है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, t फाइनली यहाँ से 10/3 अपॉन t, तो t हमारा आ जाएगा ये 10/3 20/3 √5, 3 से 3 कट गया और ये √3 ऊपर चला गया, तो √3/2 सेकेंड। इसका आंसर नहीं दिया है दोस्तों, ये टाइम के बारे में कुछ बी ही तक आंसर दिया है। व्हाट टाइम इज इट एंड एट व्हाट टाइम इज इट अटेंड, ये टाइम नहीं दिया, बस इतना ही तक आंसर देके इसने छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट को इसका आंसर यही होगा, आप समझ लीजिए, है ना। तो इसका आंसर इसने क्या कर दिया, इसने क्वेश्चन में तो पूछ दिया व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल एंड व्हाट टाइम इट इज़ अटेंड, तो टाइम इसका क्या हो गया आपने देखा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था दोस्तों। तो ये वीडियो लंबा जा रहा है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको करेंगे, आप देख लीजिए, आपको करना होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉज करके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे आंसर हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक करिएगा, आगे भी बढ़ाने का कोशिश करिएगा, और जो भी अगर कुछ त्रुटि हो तो कृपया बताने का कोशिश करिएगा, हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू।